हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज आपके सामने स्टमक फ्लू, कोल्ड डायरिया या वायरल गैस्ट्रोएंटेरिटिस के ऊपर लेके अपना वीडियो हाजिर हूँ। दोस्तों, ठंडक का सीज़न चल रहा है और आजकल मेरी ओपीडीज में जो ज़्यादातर केसेस आ रहे हैं वो वॉमिटिंग, फीवर और लूज मोशंस के आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवेयर कराऊं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए इस ठंड के मौसम में जो बच्चों को गैस्ट्रोएंटेरिटिस हो रही है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसका क्या बचाव है, इसके क्या वजह है और आप लोगों को इसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि लोगों में अवेयरनेस हो सके और घर बैठे उनको एक बेसिक ट्रीटमेंट की तरीका पता चल पाए जिसके लिए वो पैनिक ना करें। स्टमक फ्लू बेसिकली एक मिसनॉमर है, ये नाम ठीक नहीं है क्योंकि इसका इन्फ्लुएंजा से कोई ताल्लुक नहीं है। यूजुअली फ्लू का मतलब होता है कि इन्फ्लुएंजा, और ऐसा समझा जाता है कि शायद ये इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से बच्चों में कुछ पेट में इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। इट्स अ मिसनॉमर। बेसिकली ये वायरल गैस्ट्रोएंटेरिटिस है जो कि आजकल फैली हुई है और इसका जो एक तरह का रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो फीको ओरल रूट है, यानी कि बच्चे की वॉमिटिंग, बच्चे के जो खाने पीने की चीज़ों से, पानी से या गंदगी से ये चीज़ें एक दूसरे से ट्रांसमिट होती हैं। हमने देखा है कि 2-3 महीने के बच्चे मेरे पास आए हैं कि साहब इनको वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशंस हो रहे हैं। 6 महीने के बच्चे, 4-5 साल तक के सारे बच्चों को घरों में हमने देखा कि अगर एक बच्चे को होता है तो इससे दूसरे बच्चों को भी ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसमें पहली बात तो ये है कि आपको क्या करना चाहिए। ज़्यादातर बच्चों में शुरुआत अगर हम लोग देखें तो माइल्ड फीवर और वोमिटिंग के साथ हो रही है। पहले दिन यूजुअली जब तक जो वायरसेस हैं बच्चे के मुंह के ज़रिए उसके स्टमक में जाते हैं तो वो यूजुअली पेट में दर्द और वोमिटिंग कॉज करते हैं और बच्चे को माइल्ड सा फीवर हो सकता है। और धीरे धीरे जब ये वायरसेस नीचे जाते हैं तो बच्चे को लूज मोशंस भी शुरू हो जाते हैं, जो कि यूजुअली 24 आवर्स के बाद मैंने देखा है कि आमतौर पे शुरू होता है। तो अगर आपके बच्चे को फीवर आ रहा है और आपके बच्चे को वॉमिटिंग हो रही है और उसके बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है तो आपको फीवर का और पेन का ट्रीटमेंट आपको करना है। बच्चे को ORS पिलाते रहिए ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो। यूजुअली मैं जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं तो बच्चा बहुत लिथार्जिक हो रहा होता है क्योंकि अगर वो बार बार वॉमिट करेगा तो उसको ORS या दूध या पानी जो भी खाना दिया जाता है वो उसके पेट में रिटेन नहीं हो रहता है। इससे बच्चे में इरिटेबिलिटी हो जाती है और फीवर के कारण भी बच्चा इरिटेबल रहता है। तो ऐसे में यूजुअली हम लोग वॉमिटिंग को रोकने की कुछ मेडिसिन दे सकते हैं जिसको हम लोग ऑन्बेसेट्रॉन या डोमपेरेडोन हम लोग बच्चे को दे सकते हैं और बेसिक ट्रीटमेंट हमारा ORS ही रहेगा। और फीवर को कम करने के लिए पैरासिटामोल दिया जाता है। हर 4-4 घंटे पे आप बच्चे को पैरासिटामोल दीजिए। और दूसरी जो बात है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा कवर मत कीजिए। आमतौर पे जो पेरेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, मैंने पहले भी एक वीडियो अपना बनाया है फीवर के ऊपर कि आजकल जो फीवर आता है तो पेरेंट्स बच्चे को 102 फीवर है और बहुत ज़्यादा लपेट के उसको कंबल में, जैकेट में सारा कुछ पहना के, मोजे जूते सब पहना के लेके आती हैं, सोचते कि उसको ठंड न लग जाए। तो दोस्तों मेरा आप लोग वाला वीडियो भी देखिएगा, मैं उसको स्क्रीन में भी डाल दूंगा। तो फीवर का इलाज आप घर पे ही करेंगे। बच्चे को पैरासिटामोल दीजिए, बच्चे के कपड़े हल्के कीजिए और बच्चे को आप थोड़ा थोड़ा ORS और मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहिए। यूजुअली 24-48 घंटे में बच्चे को लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल वाटरी मोशंस होते हैं, ग्रीनिश हो सकते हैं, येलोइश हो सकते हैं। कलर से बच्चे की पॉटी का कोई संबंध नहीं है कि इसको ठंड लगी या नहीं लगी है। कि ठंड में जाहिर सी बात है ये गैस्ट्रोएंटेरिटिस हो रही तो इसको हम लोग कोल्ड डायरिया ही बोलते हैं। तो इसलिए ORS और जिंक यही इसका ट्रीटमेंट है। इसके अंदर आपको एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। अक्सर पेरेंट्स अपने आप से एंटीबायोटिक शुरू कर लेते हैं कि मैंने साहब इसको सिफिक्सिन दे दिया, ज़ीफी दे दिया, कोई कहता है मैंने इसको कोलिजेल दे दिया, मेट्रोजेल दे दिया। इस तरह की दवाएं, ओफ्लॉक्सासिन, ये सारी दवाओं को मैं स्ट्रिक्टली डिस्करेज करता हूँ। और होम ट्रीटमेंट आप लोग एंटीबायोटिक्स को लेकर बिल्कुल ना करें। ये डिसीजन आप अपने डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ें। और डॉक्टर से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चे को पॉटी में ब्लड नहीं आ रहा है और आपको बैक्टीरियल डायरिया का सस्पेशन नहीं है तो आप एंटीबायोटिक को अवॉइड करें। बच्चे में आप प्रोबायोटिक, जिंक्स और ORS इसी इस्तेमाल को रखें और 2-3 दिन में यूजुअली बच्चा आपका धीरे धीरे बेहतर होने लगता है। तो उसको आप लोग फिर नॉर्मल खिचड़ी या खाना, दलिया, साबुदाना, इस तरह की चीज़ें आप लोग दे सकते हैं। मिल्क का इस्तेमाल कम कर दीजिए तो उससे आपको डायरिया को ठीक होने में बेहतरी जल्दी हो जाती है। मगर ब्रेस्ट फीडिंग आप बच्चे की बिल्कुल नहीं रोकेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग आप कंटिन्यू करेंगे। अब आता है कि भाई इसका कारण क्या है। देखिए, जो 70% ऑफ गैस्ट्रोएंटेरिटिस होती हैं हमारे देश में वो रोटा वायरस की वजह से होती हैं। रोटा वायरस इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ गैस्ट्रोएंटेरिटिस इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन।
बड़ों में भी रोटा वायरस से इन्फेक्शन हो सकता है। अब बाकी जो नोरो वायरस इन्फेक्शन बहुत कॉमन इन्फेक्शन है जो कि बड़ों में होता है, और इसकी काफ़ी एपिडेमिक्स आपने देखी होंगी कि नोरो वायरस का आउटब्रेक्स बहुत ज़्यादा होटलों में, शिप्स में, क्रूजेज में, हॉस्टल्स में नोरो वायरस का आउटब्रेक हो जाता है। तो नोरो वायरस इज अनदर कॉमन। इसके अलावा एडिनो वायरस से भी आपको डायरिया और गैस्ट्रोएंटेरिटिस हो सकती है। तो क्योंकि ज़्यादातर ये केसेस हमारे वायरल डायरिया की वजह से हैं, इसलिए इसमें एंटीबायोटिक का रोल नहीं है। तो अब आते हैं कि इसका बचाव कैसे किया जा सकता है। इसके बचाव के लिए आपको साफ सफाई रखनी ज़रूरी है, क्योंकि ये फीको ओरल रूट है, यानी कि आपके हाथ से ट्रांसमिट हो सकता है। तो आप जब टॉयलेट जाएंगे, बच्चे के पॉटी साफ कर रहे हैं, बच्चे की अगर आप वॉमिटिंग साफ कर रहे हैं, तो अपने हैंड को प्रॉपरली आप सैनिटाइज करेंगे। बच्चे के जो अगर कपड़ों पे, चादर पे या कंबल पे वॉमिटिंग वगैरह गिर रही तो उसको आप बहुत क्लियरली साफ करेंगे। टॉयलेट्स में आप क्लीनिंग अच्छे से करेंगे। डोर नॉब्स हैं, टॉयलेट के जो टोटियाँ हैं, इनको आप बहुत अच्छे से साफ करेंगे। और अपने हैंड वाशिंग अगर आप प्रॉपर करते रहेंगे तो ये आपका एक बच्चे से दूसरे बच्चे में स्प्रेड नहीं होगा। मेरे पास एक एक घर के 3-3 फैमिली के मेंबर्स आते हैं, जहाँ पे जॉइंट फैमिली होती है। वहाँ पर मैंने देखा कि एक बच्चे को हुआ, फिर दूसरे बच्चे को हुआ, फिर तीसरे बच्चे को हुआ। ये स्प्रेड तभी होगा जब आप साफ सफाई ठीक से नहीं करेंगे। तो अगर आपके बच्चे को इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो आप लोग दूसरे बच्चों में ना स्प्रेड हो, इसके लिए ज़रूरी है कि साफ सफाई रखें, हैंड हाइजीन का बिल्कुल ख्याल रखें, और बच्चे को उसके कपड़े, उसके कंबल, इसमें भी सफाई करते रहें, और सरफेसेस भी क्लीन करें। टेबल, चेयर, जो इस तरह के सरफेसेस हैं, इसको भी बहुत अच्छे से साफ करें। अब इसके अलावा जो रोटा वायरस है उसका वैक्सीन अवेलेबल है। बिलो 1 ईयर के बच्चों में 8 महीने, 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते की जो हम लोग वैक्सीन लगाते हैं, इसमें रोटा वायरस का वैक्सीन दिया जाता है। तो रोटा वायरस का वैक्सीन पिलाने की दवा है, ये ओरल फॉर्म में दिया जाता है। अक्सर मेरे पास पेरेंट्स आते हैं कि भाई सर, हम लोग ने बच्चे को रोटा वायरस की वैक्सीन पिलाई थी, इसके बाद ही बच्चे को बार बार डायरिया हो रहा है। तो मैं यहाँ एक बताना चाहूँगा कि देखिए, रोटा वायरस इज़ द कॉमनेस्ट कॉज, बट इट इज़ नॉट द ओनली कॉज। इसके अलावा कई वायरसेस हैं जो कि बच्चे को डायरिया कॉज कर सकते हैं। तो इसलिए रोटा वायरस को अगर आपने वैक्सीनेशन कराया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके बच्चे को डायरिया बिल्कुल नहीं होगा, बट हाँ, डायरिया आपके बच्चे को कम होंगे, और 70% जो मेजर कॉज ऑफ डायरिया है वो आपने उसको बच्चे को आपने अवॉइड कर लिया है। तो इस तरह से वैक्सीनेशन आपका जो अवेलेबल है वो रोटा वायरस के लिए है। इसके अलावा नोरो वायरस का या एडिनो वायरस के आपके वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए आप रोटा वायरस का वैक्सीनेशन सिर्फ 8 महीने तक के बच्चों में ही किया जाता है। तो कमिंग टू द कंक्लूजन कि आप, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पैनिक मत करिए, फीवर का ट्रीटमेंट घर पर करिए, बच्चे को ORS का घोल थोड़ा थोड़ा देते रहिए ताकि उसको पानी की कमी ना हो। अब जो भी बच्चे सीरियस होते हैं, या जो अगर आप देखें कि डायरिया से जो मॉर्टेलिटी होती है, भगवान न करे जो लोगों की डेथ हो जाती है, वो डिहाइड्रेशन के कारण होती है। डिहाइड्रेशन का मतलब पानी की कमी या निर्जलीकरण। निर्जलीकरण को कम करने के लिए आपको बच्चे के ORS को देते रहना है। अब सवाल आता है कि भाई आप ORS कितना देंगे। तो हर एक पॉटी के बाद या वोमिटिंग के बाद आप बच्चे को 50 से 100 ml तक, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका बच्चा कितना बड़ा है, उसको आप ORS का घोल देते रहिए, और उसमें जिंक भी दे दीजिए ताकि उसको आगे का री इन्फेक्शन ना हो। तो ORS का घोल आपका बेसिकली लाइफ सेविंग ड्रग है, इसको आप यूज़ करते रहिए, पैरासिटामॉल दीजिए, और बिल्कुल पैनिक मत होइए। यूजुअली 3 से 4 दिन में बच्चा आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस बीच में उसकी इनटेक खाने की इच्छा नहीं होती है तो आप उसको जितना भी वो लिक्विड लेता रहे, जितना भी फल ले सकता है, आप उसको देते रहें, और जैसे जैसे आपका बच्चा ठीक होगा तो आपके बच्चे में खाने की एपेटाइट खुद वापस आ जाती है। अब कुछ बैक्टीरिया है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें आपका साल्मोनेला आता है, शिगेला आता है, क्लेमाइडिया आता है। इसमें अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपके बच्चे को डायरिया है तो उसमें हाई ग्रेड फीवर के साथ साथ उसको पॉटी में ब्लड भी आएगा। तो यहाँ पर आपको एंटीबायोटिक आपका डॉक्टर्स यूज़ करेंगे, बट एंटीबायोटिक के यूज़ को मैं आपको बिल्कुल मना करता हूँ। अपने घर से खुद से बच्चे में एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि लोगों में इसकी अवेयरनेस हो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।